नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर नंबर 7। यहाँ से दोस्तों आपकी नंबर थ्योरी का सिलेबस ख़त्म होता है और जो आपका ट्रिग्नोमेट्री का सिलेबस है वो स्टार्ट होता है। तो आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 7। दोस्तों चैप्टर नंबर 7 में हमारी एक सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम दी गई है ट्रिग्नोमेट्री की, जिसका नाम है डी मोवियस थ्योरम। तो दोस्तों पहली बात तो ये है, क्योंकि ये बुक ट्रिग्नोमेट्री की है, तो जो आपने 11th और 12th के अंदर अपने ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूले पढ़े थे वो आपको आने चाहिए दोस्तों। उनको मैं यहाँ पर नहीं सिखाऊंगा, मैं उनको डायरेक्ट यूज़ करूँगा। जब भी वो क्वेश्चंस के अंदर यूज़ होंगे तो उन फॉर्मूलों को एक बार अपनी 11th और 12th की बुक में से दोस्तों रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि वो फॉर्मूले आप डायरेक्ट क्वेश्चंस के अंदर लगा सके। और यकीन मानिए दोस्तों, वो फॉर्मूले अगर आपको आते होंगे तभी आप ट्रिग्नोमेट्री के पोर्शन के क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे, क्योंकि इस बुक के अंदर हर जगह वो फॉर्मूले यूज़ होते हैं। अब दोस्तों मैं आपको मान के चलूँगा कि आपको वो फॉर्मूले आते हैं, तो आइए शुरू करते हैं। डी मोवियस थ्योरम क्या है। अब दोस्तों अगर आपको इस तरीके का कोई एक्सप्रेशन मिले कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, जहाँ पर दोस्तों जो थीटा है वो यहाँ पर और यहाँ पर दोनों सेम वैल्यू होनी चाहिए। यानी दोस्तों अगर यहाँ पर जो वैल्यू एंगल की कोस के साथ है वही वैल्यू एंगल के साथ साइन की है, तो ही दोस्तों ये एक्सप्रेशन वैलिड होगा। यानी जो थीटा की वैल्यू यहाँ होगी वही वैल्यू दोस्तों इस तरफ होनी चाहिए। दोस्तों जो यहाँ पर आई दिख रहा है आपको वो है आयोटा। आयोटा के बारे में दोस्तों आपने कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में पढ़ा होगा। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों हमारे दो नंबर सिस्टम होते हैं, रियल और कॉम्प्लेक्स। तो दोस्तों आयोटा का जिक्र कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम के अंदर आता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है दोस्तों, अंडर रूट के अंदर -1। जब भी आप रूट के अंदर दोस्तों -1 को दर्शाते हैं तो इस वैल्यू को आई यानी आयोटा का नाम दिया जाता है। और दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि आयोटा के साथ जो रेशो है वो साइन की वैल्यू है और कोस की वैल्यू दोस्तों अलग से है। यानी दोस्तों जो यहाँ पर रियल पार्ट है वो कोस थीटा वाला है और जो यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट है वो साइन थीटा वाला है। क्योंकि दोस्तों साइन थीटा के साथ आयोटा है, तो जिस नंबर के साथ भी आयोटा होता है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है। तो ये वाला पार्ट हमारा इमेजिनरी है और ये रियल है। तो दोस्तों जब भी आपको ये फॉर्म मिले तो आपको ये ध्यान देना है कि आयोटा के साथ हमेशा साइन वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होना चाहिए और कोस वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अलग होना चाहिए आयोटा से। और दोस्तों जब भी आपको एक्सप्रेशन मिलेगा तो इसके आपको पावर में कुछ ना कुछ मिलेगा, चाहे 1 मिले या 1 के अलावा कोई भी नंबर मिले। यहाँ पर दोस्तों हमने एक फ्रैक्शन वाला नंबर लिया है p/q, जहाँ पर p और q क्या है दोस्तों, दोनों इंटीजर्स हैं। और दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखिए, यहाँ पर आपको प्लस का सिंबल दिखना चाहिए। माइनस के सिंबल की प्रॉपर्टी थोड़ी अलग होती है, हम जनरली प्लस के सिंबल का यूज़ करेंगे और माइनस के सिंबल की प्रॉपर्टी हम इससे डिराइव बाद में कर लेंगे जब भी वो यूज़ होगी। पर आप इस एक्सप्रेशन को ध्यान से बिठा लीजिए अपने दिमाग के अंदर, क्योंकि जो ये एक्सप्रेशन है वो आपके आगे वाले सभी पोर्शंस के अंदर, सभी चैप्टर्स के अंदर यूज़ होने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें कहा गया है कि अगर आपको ये एक्सप्रेशन गिवन हो, जहाँ पर दोस्तों इससे हमें क्या पता चलता है, अगर दोस्तों आप इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालेंगे, यानी दोस्तों जब भी आपको थीटा की वैल्यू यहाँ पर गिवन होगी और आप इस टर्म की वैल्यू निकालेंगे तो इस टर्म की आपके पास दोस्तों क्यू वैल्यूज आएंगी और जो क्यू वैल्यूज होंगी वो डिफरेंट होंगी। क्यू वैल्यूज कैसी है दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों जो आपकी पावर है उसके डिनोमिनेटर में यहाँ पर आपको क्यू दिखाई दे रहा होगा। यानी दोस्तों इस टर्म की पावर के डिनोमिनेटर में जितनी संख्या हो इस टर्म की आप उतनी ही वैल्यूज निकाल सकते हैं। यानी दोस्तों अगर मैं कहूँ, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दोस्तों कोस पाई प्लस आयोटा साइन पाई, यानी दोस्तों अगर मैं थीटा की वैल्यू 180 यानी पाई लिख लेता हूँ और मैं यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूँ दोस्तों 2/3, तो दोस्तों अगर मैं इस एक्सप्रेशन की वैल्यूज निकाल लूँ, यानी कोस पाई प्लस आयोटा साइन पाई की पावर 2/3 की वैल्यूज निकालूँ, तो दोस्तों मेरे पास इसकी 3 डिफरेंट वैल्यूज निकलेंगी। 3 डिफरेंट वैल्यूज कैसे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में 3 है, जो पावर का डिनोमिनेटर है उसके नंबर की संख्या में दोस्तों 3 दे रखा है, तो यानी यहाँ पर हमारी 3 डिफरेंट वैल्यूज निकल सकती हैं। उसी प्रकार दोस्तों मैंने कह दिया जब मेरा यहाँ पर क्यू इंटीजर है तो यहाँ पर मेरी क्यू अलग अलग वैल्यू इस एक्सप्रेशन की निकल सकती हैं। यानी मेरे पास यहाँ पर क्यू वैल्यूज पॉसिबल है इस एक एक्सप्रेशन की दोस्तों, ठीक है। ये आपको बात क्वेश्चन करते करते और ज़्यादा समझ में आ जाएगी दोस्तों। जब हम एक्सरसाइज 7.2 करेंगे तब आपको इसका मतलब ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि इसका यूज 7.2 में ज़्यादा है, 7.1 में केवल हमारी एक आइडेंटिटी है। तो दोस्तों जो अब हमारी डी मोवियस थ्योरम है वो शुरू होती है
उसके अनुसार दोस्तों अगर आपका एन कोई भी एक इंटीजर नंबर है, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर हो या नेगेटिव इंटीजर हो, तो जो ये एक्सप्रेशन होगा दोस्तों उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी। पहली बात तो दोस्तों याद रखिए, अगर एन एक इंटीजर है तो इसके डिनोमिनेटर में मैं 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि दोस्तों 1 भी इंटीजर है, एन भी इंटीजर है। क्योंकि एन को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि एन हमने पहले ही डिसाइड कर दिया कि एन एक इंटीजर है, तो मैं इस टर्म को n/1 लिख सकता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा क्या हो गया, n/1। और दोस्तों जब यह मेरा पावर में n/1 हो गया तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने कहा था कि क्यों हमारी डिस्टिंक्ट वैल्यूज होंगी इस टर्म की, पर यहाँ पे तो हमारा पावर के डिनोमिनेटर 1 है, यानी दोस्तों इस टर्म की केवल आपके पास एक ही वैल्यू होगी। यानी दोस्तों इस टर्म की आपके पास केवल एक यूनिक वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, और वो यूनिक वैल्यू क्या होगी दोस्तों, जो आपका ये ऊपर n इंटीजर है इसको आप थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ, यानी दोस्तों कोस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। तो दोस्तों आपने देख लिया कि जो इस टर्म की एक लोती वैल्यू होगी वो इसके इक्वल होगी, क्योंकि यहाँ पर n इंटीजर है और n के बारे में हम 1 लिख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर n इंटीजर है तो हमने इसको फ्रैक्शन फॉर्म में बनाने के लिए डिवाइड में 1 लिख लिया। 1 लिखने से दोस्तों इस ऊपर वाली लाइन से हमें पता चला कि इसकी केवल एक ही पॉसिबल वैल्यू होगी, और जो वो एक पॉसिबल वैल्यू होगी वो कौन सी होगी दोस्तों, इस n को आप यहाँ थीटा में मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कोस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। अभी दोस्तों आपको ये बात थोड़ी कम समझ में आ रही होगी, मैं समझ सकता हूँ, पर जैसे जैसे आप क्वेश्चन को करते रहेंगे आपको ये बात बिल्कुल क्लियर होती रहेगी। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि अगली थ्योरम में हमारा क्या कहा गया है। अब दोस्तों डी मोवियस थ्योरम की ये पहली फॉर्म थी जहाँ पर n हमारा इंटीजर था। दूसरी फॉर्म क्या होगी दोस्तों, जब n हमारा फ्रैक्शन में हो, यानी n को हम p/q की फॉर्म में डिफाइन कर सकते हो। इस केस में दोस्तों अगर n फ्रैक्शन में होगा तो हमने मान लिया n की वैल्यू क्या है दोस्तों, p/q। तो दोस्तों इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जितनी भी होंगी इसके हमारे पास q वैल्यूज पॉसिबल हैं, कि दोस्तों हमने यहाँ पर ऊपर पहले ही दिखाया है कि अगर ये एक्सप्रेशन होगा तो यहाँ पर आपकी q डिस्टिंक्ट वैल्यू पॉसिबल होंगी। तो दोस्तों इस एक्सप्रेशन की भी q वैल्यूज पॉसिबल होंगी, क्योंकि इस केस में n हमारा फ्रैक्शन में है और n की वैल्यू है p/q। तो दोस्तों इसमें हमने कहा है इफ n इज ए फ्रैक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव देन, ये देखिए दोस्तों वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ दिस एक्सप्रेशन, यहाँ पर भी दोस्तों मैंने n को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इन दो में आपको चीज़ तो सेम दिख रही होगी कि यहाँ भी पावर में n था, यहाँ भी पावर में n था, और यहाँ पे भी दोस्तों हमने n से मल्टीप्लाई कर दी थीटा के अंदर और यहाँ भी। पर दोस्तों इनमें एक मेजर डिफरेंस क्या है, यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको बताया कि इस एक्सप्रेशन की केवल एक पॉसिबल वैल्यू है, केवल एक, क्योंकि n एक इंटीजर है, और वो एक पॉसिबल वैल्यू कौन सी है दोस्तों, ये वाली। और इस एक्सप्रेशन में दोस्तों मैंने क्या बताया कि जब n फ्रैक्शन में है तो इसकी जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज हैं उनमें से वन ऑफ द, यानी दोस्तों उनमें से केवल एक पॉसिबल वैल्यू ऐसी है जिसके साथ आप n की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों दोनों एक्सप्रेशन देखने में बिल्कुल सेम लगते हैं, पर यहाँ पर मेजर डिफरेंस यही है कि इस केस में इस टर्म की केवल एक ही वैल्यू एग्जिस्ट करती है, पर इस केस में इस टर्म की बहुत सारी वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी। वो किस पे डिपेंड करेगा, n की वैल्यू पे, कि जो हमारा डिनोमिनेटर में नंबर है n के वो क्या है, उतनी वैल्यूज हमारी एग्जिस्ट करेंगी, पर उनमें से केवल एक वैल्यू ऐसी होगी जहाँ पर n दोस्तों इनमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। पर इस केस में क्योंकि वैल्यू ही एक एग्जिस्ट करती है तो इस केस में वो इकलौती वैल्यू ये होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इन दोनों में फ़र्क समझ में आ गया होगा। यहाँ पर तो एक इकलौती वैल्यू ऐसी है, पर यहाँ पर केवल सभी पॉसिबल वैल्यूज में से एक वैल्यू ऐसी है जिसमें यहाँ पर n मल्टीप्लाई में हो रहा है। अब दोस्तों 7.1 के अंदर आपको इतना ध्यान नहीं देना है कि n फ्रैक्शन में है या नहीं, क्योंकि आपको 7.1 के अंदर n ज़्यादातर इंटीजर्स में ही मिलेगा, और अगर आपको n फ्रैक्शन में ही मिलता है दोस्तों तो भी आप यही थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने देख लिया कि n जब फ्रैक्शन में होगा तो एक पॉसिबल वैल्यू तो ऐसी होगी ही ना। तो दोस्तों आपको केवल ये एक्सप्रेशन याद रखना है कि जो भी पावर में इंटीजर हो वो यहाँ पर थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, यहाँ पर कोस थीटा आता है, आयोटा के साथ साइन थीटा आता है, और बीच में पॉजिटिव का साइन आता है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हमारी दो आइडेंटिटीज और हैं, उनको भी आप देख लीजिए कि उन आइडेंटिटीज में क्या कहा गया है। हमारा दोस्तों कहा गया है कि अगर आपके पास बहुत सारे ऐसे सिंबल्स यानी एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई में हो जहाँ पर आपकी थीटास की वैल्यू कोस और साइन के साथ सेम हो और आयोटा के साथ साइन वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हो, यहाँ पर भी देखिए दोस्तों कोस और साइन की जो एंगल है वो सेम है और आयोटा के साथ साइन थीटा वाला हमारा पोर्शन है यहाँ पर भी दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपके सभी सारे एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई में दे रखे हो तो इसको आप एक तरीके से लिख सकते हैं। कैसे, कोस लिखिए, जो आपके एंगल्स दिए हुए हैं अल्फा बीटा गामा जितने भी आपके एंगल्स हैं दोस्तों मल्टीप्लाई में, उन सभी की आप एडिशन कर दीजिए, वो कोस के अंदर आ जाएंगे, प्लस में आ जाएगा दोस्तों आयोटा,
और यहाँ पे आ जाएगा साइन, क्योंकि आयोटा के साथ साइन था तो हमेशा साइन ही आएगा। और यहाँ पर भी दोस्तों जो आपके एंगल से वो सभी अंदर प्लस में हो जाएंगे। तो इसको आप सिंपली इस तरीके से खोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हमारी अगली आइडेंटिटी क्या है? अगली आइडेंटिटी के अंदर दोस्तों हमारे डिवाइड में दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों आपके मल्टीप्लाई में थे, पर यहाँ पर भी हमारा परसेंट डिवाइड में है। अगर आप दोस्तों दो डिवाइड को खोलना सीख गए तो आप कितनी भी डिवाइड में आपके नंबर्स दिए गए हो आप उनको कर लेंगे आसानी से। तो दोस्तों इनका फॉर्मूला कैसे बनेगा? देखिए दोस्तों, यहाँ पर पावर क्या है? यहाँ पर दोस्तों पावर है 1। अब दोस्तों आप जानते हैं अगर मैं कभी भी लिख देता हूँ 1/a, तो दोस्तों इसको मैं लिख सकता हूँ ना a की पावर -1, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर पावर 1 थी तो मैं इसको ऊपर ले जाके पावर -1 लिख सकता हूँ। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर पावर 1 थी तो मैंने इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे मल्टीप्लाई में कर दिया और पावर में कर दिया -1। अब दोस्तों जो ये पावर -1 है तो दोस्तों ये एक इंटीजर है। इंटीजर होने की वजह से मैंने इस थ्योरम का यूज़ कर सकता हूँ जो है हमारी डी मोवियस थ्योरम। इसको मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, बीटा के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया माइनस बीटा, क्योंकि दोस्तों हमने देखा है कि जो हमारा एन है वो किसके साथ आएगा? थीटा के साथ। तो ऐसे हमने यहाँ पर -1 की दोनों बीटा में मल्टीप्लाई कर दी। अब दोस्तों ये वाली एक्सप्रेशन कैसे बन गया? ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन दोस्तों सेम है। यहाँ पर दोस्तों मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर मल्टीप्लाई है। ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है दोस्तों, क्योंकि एंगल भी दोनों तरफ सेम है। यहाँ पर अल्फा अल्फा है, यहाँ पर माइनस बीटा है। तो दोस्तों इसके अनुसार हम खोलेंगे तो यहाँ पे आएगा अल्फा प्लस बीटा, पर यहाँ पर एंगल क्या है? माइनस में, तो यहाँ पर आएगा दोस्तों अल्फा माइनस बीटा और यहाँ पर भी अल्फा माइनस बीटा। तो दोस्तों आपने देख लिया, अगर डिवाइड में आपको कोई एक्सप्रेशन हो तो आप ये डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, अल्फा माइनस बीटा और अल्फा माइनस बीटा लिख सकते हैं। वो कैसे है दोस्तों मैंने आपको सिखा दिया है। आइए दोस्तों अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 हमारे एक्सरसाइज 7.1 का। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 1, जिसके अंदर हमारे आपके 3 पार्ट्स दिए गए हैं। तो दोस्तों हम 1 बाय 1 हर पार्ट को सोल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को इवेल्युएट करना है, जहां पर हमें दिया गया है दोस्तों 2 थीटा कोस के साथ। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा यहाँ पर पावर में 3 है, यहाँ पर पावर में -2 है, यहाँ पर पावर में -4 है और यहाँ पर पावर में 2 है। अब दोस्तों पहले हमें सभी कंडीशन को चेक करते हैं। देखते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पर एंगल सेम है, यहाँ पर एंगल सेम है साइन वाला, यहाँ पर भी एंगल सेम है, यहाँ पर भी एंगल सेम है और यहाँ पर भी एंगल सेम है। पर दोस्तों यहाँ पर देखिए आयोटा के साथ साइन भी सबके साथ है, ये भी हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड है। पर देखिए दोस्तों प्लस यहाँ पर तो है, पर दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखिए यहाँ पर दोस्तों माइनस माइनस है, तो पहले हमें इसको प्लस में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर हम इस पर डी मोवियस थ्योरम लगा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों हमने पहले ही देख लिया है कि जो हमारी डी मोवियस थ्योरम है उसमें यहाँ पर प्लस होता है, पर यहाँ पर डी मोवियस थ्योरम को लगाने से पहले हमें यहाँ पर प्लस बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों पहली बात तो हम ये दो एक्सप्रेशन लेते हैं। इन दो एक्सप्रेशन में दोस्तों पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ये तो आप सीधा दोस्तों इवेल्युएट कर दीजिए। यहाँ पर दे दोस्तों एन इंटीजर है, 3 के मल्टीप्लाई यहाँ पर 2 थीटा के साथ हो जाएगी और यहाँ पर भी, क्योंकि हमने देखा जो भी आपका पावर में इंटीजर होता है उसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर वाले एंगल के साथ हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर भी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 3 जा 6, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 6 थीटा बना दिया, यहाँ पर भी 2 3 जा 6 थीटा बना दिया दोस्तों। ठीक है, और बात देखिए दोस्तों यहाँ पर -4 था, यहाँ पर 5 है, प्लस भी है और यहाँ पर भी 5 है, तो 5 × 4 20, और क्योंकि माइनस का 4 था तो माइनस का 20, ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर माइनस का 20 हो गया। ठीक है, ये तो आप समझ गए होंगे कैसे खोलना है। अब दोस्तों मेन यही इस चीज़ की बात है। इस चीज़ को समझने के लिए दोस्तों आपको 2 आइडेंटिटी दिखानी होंगी। दोस्तों आपने ये आइडेंटिटी अपनी 11th क्लास के अंदर पढ़ी होगी कि जो साइन -x होता है वो -sin x के इक्वल होता है, और जो कोस -x होता है वो कोस x के इक्वल होता है। तो हम अब इन 2 आइडेंटिटीज का यूज़ करने जा रहे हैं। आप इस फॉर्म से ये बना सकते हैं और इस फॉर्म से ये बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमारा जो साइन -x है वो होता है -sin x, और जो कोस -x होता है वो होता है कोस x। तो दोस्तों आइए देखते हैं हम क्या करेंगे। हम दोस्तों पहले तो देखिए दोस्तों ये है हमारा -sin x, तो दोस्तों मैं इसको लिख सकता हूँ sin -x, जैसे कि मैंने अभी दिखाया कि sin -x क्या होता है -sin x, तो इस माइनस को मैं साइन के अंदर ले गया। अब दोस्तों देखिए ये क्या है? कोस x। तो दोस्तों हमने अभी देखा कि जो हमारा कोस x है उसको मैं कोस -x भी लिख सकता हूँ। तो दोस्तों इस टर्म को मैंने 4 थीटा को यहाँ पर लिख लिया -4 थीटा, जिससे हमारा क्या हुआ दोस्तों, इससे हमारा क्या फर्क पड़ा? ये माइनस तो दोस्तों अंदर जाना ही था, ये तो हमारी आइडेंटिटी को यहाँ पे प्लस बनाने के लिए चाहिए ही है। पर दोस्तों इस वाले माइनस को मैं क्यों लेके आया? इसको मैंने कोस x को कोस -x में क्यों बदल लिया? ताकि मेरा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम हो जाए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर तो -4 थीटा है
और यहाँ पर भी -4 थीटा है। तो दोस्तों जब यहाँ पर नेगेटिव एंगल है तो यहाँ पर भी नेगेटिव एंगल होना चाहिए। तो एंगल को सेम करने के लिए मैंने यहाँ पर cos x को cos -x लिख लिया। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार दोस्तों जैसे नीचे हमें भी सेम तरीका अपनाना है। माइनस साइन एक्स है दोस्तों, तो इसको लिख लेंगे साइन -x, और यहाँ पर cos x को cos -x। ऐसा क्यों किया? ताकि अंदर वाला एंगल सेम हो जाए। अब दोस्तों बस आपका खत्म काम। प्लस है बार, यहाँ पर दोस्तों आपका इंटीजर है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। -4 इंटू -2 आपका दोस्तों हो गया 8, और -8 इंटू 2 हो गया दोस्तों -16। तो दोस्तों आपकी ये वैल्यू आ गई। अब दोस्तों मैंने अभी आपको आइडेंटिटी दिखाई थी एक, वो मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। अगर दोस्तों आपके यहाँ पर मल्टीप्लाई में ऐसी टर्म्स हो तो यहाँ पर सभी एंगल्स प्लस हो जाते हैं। कंडीशन क्या है? बीच में दोस्तों प्लस होना चाहिए, और जो यहाँ पर कोस के साथ एंगल है वही साइन में होना चाहिए, जो यहाँ पर कोस में एंगल है वही साइन में होना चाहिए। यह आपकी दोस्तों कंडीशन होती है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई में है। तो दोस्तों मैंने कर दिया 6 और 8 को प्लस, तो आ गया 14। और दोस्तों यहाँ पर भी देखिए दोस्तों 6 और 8 है तो 14 ही आएगा। तो दोस्तों ये वाली आइडेंटिटी मैंने लगा दी, जहाँ पर यहाँ पर लिख भी रखा है कि यहाँ पर अल्फा और बीटा आपस में प्लस हो जाते हैं, आपकी बुक के अंदर भी दे रखा है। ऐसे ही दोस्तों -20 और -16 क्या हो गया? -36। यहाँ पर भी -36। अब दोस्तों मैं ये वाली आइडेंटिटी लगा सकता हूँ, कौन सी? डिवाइड वाली आइडेंटिटी में दोस्तों अल्फा माइनस बीटा हो जाता है। आपने देखा यहाँ पर भी अल्फा माइनस बीटा हो जाता है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर है 14 और यहाँ पर है -36। तो 14 माइनस -36 क्या होगा दोस्तों? माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो दोस्तों 14 + 36 हो जाएगा 50, और ये भी 14 + 36 हो जाएगा दोस्तों 50, जैसा कि आपको यहाँ पर आइडेंटिटी में दिखा भी रखा है दोस्तों। तो ऐसे करके हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। आइए करते हैं दोस्तों सेकंड पार्ट को करने से पहले आपको कुछ आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि इस चैप्टर के अंदर आइडेंटिटीज का बहुत ज़्यादा काम है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा दिखाया गया है 1 + cos थीटा + आयोटा साइन थीटा। अब दोस्तों डी मोवियस थ्योरम को लगाने के लिए मैंने आपको बताया है कि जो आपका एक्सप्रेशन है उसके अंदर दोस्तों या तो cos थीटा होना चाहिए और साथ में साइन थीटा होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए दोस्तों कोई एक्स्ट्रा टर्म आपको नहीं दिख रही है, तो पहले आपको सभी एक्स्ट्रा टर्म्स को हटाना होगा, तभी आप इस एक्सप्रेशन को पावर के ऊपर खोल पाएंगे। तो दोस्तों जो यहाँ पर 1 है पहले आपको उसको हटाना होगा, उसको हटाने के बाद ही आप यहाँ पर पावर्स को खोल पाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक आइडेंटिटी दिखाता हूँ जो क्या होती है cos 2 थीटा की आइडेंटिटी, जिसकी वैल्यू होती है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अगर दोस्तों मैं इस -1 को इस तरफ ले जाऊँ तो ये मेरा बन जाएगा 2 cos स्क्वायर x। अगर मैं इस -1 को इस तरफ कर दूँ तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा? cos 2x + 1। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर हमारे दे रखा है 1 + cos थीटा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर थीटा/2, क्योंकि दोस्तों हमने पहले ही देखा कि अगर यहाँ पर 2x होता है तो यहाँ पर दोस्तों x आता है। तो इस वाली आइडेंटिटी का यूज़ करके मैंने लिख लिया 2 cos स्क्वायर थीटा/2। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा साइन थीटा। अब दोस्तों आपने पढ़ा होगा sin 2x क्या होता है? 2 sin x cos x। अगर यहाँ पर 2x होता है तो यहाँ पर x आ जाता है, यानी इसका हाफ। तो ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर हमारा था साइन थीटा, तो यहाँ पर आ गया 2 sin थीटा/2 cos थीटा/2, क्योंकि थीटा का हाफ क्या होता है? थीटा/2, और आयोटा आपका साथ में है ही। ऐसे ही दोस्तों 1 + cos थीटा को यहाँ पर खोल लिया और साइन थीटा को यहाँ पर खोल लिया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या कॉमन है? दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लिया। cos थीटा और cos थीटा कॉमन आ रहे हैं क्योंकि दोनों में थीटा/2 है, तो वो कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचा दोस्तों? cos थीटा/2, और यहाँ बचा प्लस आयोटा साइन थीटा/2। इसी प्रकार दोस्तों हमने डिनोमिनेटर में कर लिया। यहाँ पर दोस्तों अब आपने देख लिया कैसे बचा। अब दोस्तों आपने देख लिया यहाँ पर क्या बचा? cos थीटा + आयोटा साइन थीटा वाली फॉर्म बन गई दोस्तों, और यहाँ पर पावर में n है। पहले तो इस n पावर को इन दोनों के साथ यहाँ पर दोस्तों इसको आप कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल क्यों दोस्तों? क्योंकि ये दोनों सेम है, तो इस वाली टर्म को इस वाली टर्म से के साथ कैंसिल कर दीजिए। अब दोस्तों आपकी n पावर है पूरे की, तो यहाँ पर भी पावर n आ गई, यहाँ पर भी पावर n आ गई। यहाँ पर दोस्तों क्या है आपका? माइनस साइन थीटा, तो इसको लिख लिया साइन माइनस थीटा। और क्योंकि दोस्तों हमें एंगल यहाँ पर सेम चाहिए तो cos थीटा को मैंने लिख लिया cos माइनस थीटा, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट पार्ट के अंदर पहले ही समझा दिया है। बीच में हमारा दोस्तों प्लस आ गया। अब आप लगाइए दोस्तों डी मोवियस थ्योरम। डी मोवियस थ्योरम लगाने के लिए दोस्तों यहाँ पर आप n से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, तो आ गया n थीटा/2 n थीटा/2। और ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर आ गया -n थीटा/2 -n थीटा/2। अब दोस्तों जो हमने ऊपर आइडेंटिटी पढ़ी है ये वाली कि अल्फा माइनस बीटा हो जाता है, अल्फा माइनस बीटा हो जाता है जब आपका डिनोमिनेटर में यहाँ पे 2 एक्सप्रेशन मिल जाए। तो दोस्तों यहाँ पर भी वो आइडेंटिटी लगा दीजिए n थीटा/2 माइनस, और माइनस में क्या है यहाँ पर n थीटा/2। ठीक है दोस्तों, माइनस माइनस प्लस हो गया दोस्तों, तो क्या आपका बचा 2n थीटा/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, तो आपको बचेगा n थीटा। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर, तो ये आपका एक्सप्रेशन की वैल्यू है। ठीक है दोस्तों,
अब दोस्तों जो इसका थर्ड पार्ट है वो मैं उम्मीद करता हूँ आप खुद से ट्राई कर लेंगे, तो इसको आप खुद से ट्राई करके देखिएगा। अगर अगर आपसे ये सोल्व ना हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा ताकि मैं इसको कर लूँ। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर दोस्तों क्योंकि यहाँ पर साइन थीटा था और कोस थीटा आयोटा के साथ था, ठीक है दोस्तों। पर दोस्तों हमने डी मोवियस थ्योरम के अंदर पढ़ा है कि जो हमारा आयोटा के साथ होता है वो क्या होता है, साइन वाला रेशो होता है दोस्तों, क्योंकि आई के साथ हमेशा साइन वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बनता है। और यहाँ पर आयोटा के साथ कोस थीटा था, तो इसको साइन में कन्वर्ट करने के लिए दोस्तों हमने 90 माइनस थीटा कर लिया। और ऐसे ही दोस्तों साइन थीटा क्या होता है, कोस 90 माइनस थीटा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने कोस बनाने के लिए इसको ये आइडेंटिटी यूज कर ली, और ऐसे ही हमने यहाँ पर कोस से साइन बनाने के लिए ये वाली आइडेंटिटी यूज कर ली। जैसे कि हमने अपने जूनियर क्लास में पढ़ा है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो दोस्तों हमने यहाँ पर आयोटा के साथ साइन बनाने के लिए और रियल वैल्यू को कोस में चेंज करने के लिए इसका यूज कर लिया। अब जैसे दोस्तों हमने पहले स्टेप्स किए हैं, आप बिल्कुल वैसे स्टेप्स कीजिए, डी मोवियस थ्योरम को इवैल्यूएट कीजिए और आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों करते हैं एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 के दोस्तों अंदर हमें दिया गया है कि जो आपका एक्स आर है, जहां पर दोस्तों आर क्या है, एक वेरिएबल, यानी आर की वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं। इसकी वैल्यू दोस्तों दे रखी है कोस 180/2r प्लस आयोटा पाई/2r। पाई की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 180 आप जानते हैं। पाई यहाँ पर रेडियन में है और रेडियन किसके इक्वल होता है दोस्तों, 180 डिग्री के। तो दोस्तों प्रूव दैट x1 इंटू x2 इंटू x3। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई का निशान दे रखा है कि x1 x2 x3, ऐसे करते करते आप इन्फिनिटी तक मल्टीप्लाई कीजिए और इसका आंसर -1 निकाल के दिखाइए। तो दोस्तों देखिए हमारी एक्स आर की वैल्यू ये दे रखी है। x1 निकालने के लिए दोस्तों यहाँ पर आप जहाँ पर भी r दे रखा है वहाँ पर 1 पुट कर देंगे। x2 निकालने के लिए यहाँ पर आप जहाँ पर r दे रखा है वहाँ पर 2 पुट कर देंगे। ऐसे दोस्तों करते करते हमने r को पुट किया 1 से लेके n तक। तो दोस्तों हमारा x1 आएगा कोस पाई/2 प्लस आयोटा साइन पाई/2। ऐसे ही दोस्तों x2 कैसे आया, यहाँ पर आपने 2 पुट कर दिया, यहाँ पर भी 2 पुट कर दिया, तो कोस पाई/2 का स्क्वायर प्लस आयोटा साइन/2 का स्क्वायर। ऐसे ही दोस्तों x3 आ गया। तो दोस्तों ये सभी हमारी वैल्यूज आ गई, कैसे, x1 से लेके हमारे इन्फिनिटी तक। अब दोस्तों इनकी मल्टीप्लाई कीजिए। तो दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे एक्सप्रेशन है जो वो मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, और यहाँ पर वैल्यू कहाँ तक है दोस्तों, इन्फिनिटी तक। यहाँ पर भी दोस्तों इन्फिनिटी तक हमारी वैल्यूज हैं। अब दोस्तों हमने जो आइडेंटिटीज पढ़ी हैं उसका यूज़ करते हैं। कौन सी वाली आइडेंटिटी का, इस वाली आइडेंटिटी का दोस्तों, कि जब आपके ये सभी एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई में हो तो एंगल क्या हो जाते हैं, प्लस, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये सभी प्लस हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है आपके। तो दोस्तों यहाँ पर भी देखिए कोस का एंगल सेम है, साइन का एंगल सेम है, कोस का एंगल सेम है, साइन का एंगल सेम है, कोस का एंगल सेम है, साइन का एंगल सेम है। तो दोस्तों यहाँ पर भी कोस लिख के सभी एंगल्स को प्लस कर दीजिए, पाई/2 पाई/4 पाई/8, ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक दोस्तों प्लस होगी। ऐसे ही दोस्तों आयोटा साइन और सभी एंगल्स को प्लस कर दीजिए। अब दोस्तों आपने बचपन में जीपी पढ़ा होगा। जीपी क्या होता है दोस्तों, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जहाँ पर दोस्तों आपकी ये टर्म्स आपको मिलती हैं देखने को, AR का स्क्वायर, AR का क्यूब। ऐसे करते दोस्तों आपकी बहुत सारी टर्म्स होती हैं, जहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको कॉमन रेशियो आ रहा है। यानी दोस्तों अगर मैं इन सभी टर्म्स को देखूँ तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जब मैंने इसके अंदर R को मल्टीप्लाई किया तो AR आया, इसके अंदर R को मल्टीप्लाई किया तो AR का स्क्वायर आया, इसके अंदर R को मल्टीप्लाई किया तो AR का क्यूब आया। तो दोस्तों ये हमारा जीपी होता है। और जब दोस्तों ये आपका जीपी इनफाइनाइट होता है, यानी जब इसकी टर्म्स इनफाइनाइट तक जाती हैं, तो इसके सम का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, A/1 - R। दिस इज द फॉर्मूला फॉर सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। तो दोस्तों एक तो यहाँ पर आपको पहली टर्म पता होना चाहिए और कॉमन रेशो पता होना चाहिए। कॉमन रेशो कैसे निकलेगा दोस्तों, दूसरी टर्म को पहले से डिवाइड कर दीजिए। यानी अगर मैं AR को A से डिवाइड कर दूंगा तो हमारा R आ जाएगा, यानी दूसरी टर्म को पहले से डिवाइड करने के बाद आपका R निकल जाएगा। ऐसे ही दोस्तों अगर मैं इस टर्म को इससे डिवाइड करूँ तब भी आपका R निकलेगा, इसको इससे डिवाइड करूँ तब भी आपका R निकलेगा। यानी किसी भी आगे वाली टर्म को पीछे वाले से डिवाइड कर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये आपका जीपी है। जीपी कैसे दोस्तों, यहाँ पर देखिए अगर मैं पाई/2 के स्क्वायर को डिवाइड करता हूँ पाई/4 से, पाई/2 से, तो मेरी दोस्तों R की वैल्यू निकल जाएगी। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारी सेकंड टर्म है और ये हमारी फर्स्ट टर्म है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं R की वैल्यू निकाल देता हूँ। R की वैल्यू निकलेगी दोस्तों, क्या आएगा, पाई से यहाँ पर पाई कट गया, एक 2 से एक 2 कट गया, तो हमारी R की वैल्यू कितनी निकल के आई दोस्तों, 2। तो दोस्तों आप देख सकते हैं पहली टर्म हमारी पाई/2, दूसरी टर्म क्या है दोस्तों हमारी पाई/2 इंटू R, तो वो दोस्तों 1/2। ऐसे ही दोस्तों आप ये अगली टर्म इसमें दिख रही होगी कि पाई/2
1/2 यहाँ पर पहली टर्म थी और यहाँ पर r का स्क्वायर करेंगे यानी 1/2 का स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर टर्म के अंदर 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है। इसके अंदर 1/2 मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ जाएगा, इसके अंदर 1/2 मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ जाएगा। ऐसे करते करते ये हमारी जीपी बन गई। तो दोस्तों यहाँ पर क्योंकि हमारा सम का रखा है तो हम जीपी के सम का फॉर्मूला लगाएंगे जो है सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी a अपॉन 1 माइनस आर। ए क्या है दोस्तों फर्स्ट टर्म जो है π/2, तो a की वैल्यू रख दी अपॉन 1 माइनस आर। 1 ये हो गया दोस्तों, r 1/2 है और r मैंने आपको निकालना भी सिखा दिया कि किसी भी आगे वाली टर्म को उससे पीछे वाली टर्म से डिवाइड करेंगे तो आपका r निकल जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा r का फॉर्मूला प्लस आयोटा। दोस्तों जो यहाँ पर टर्म होगी वही यहाँ पर टर्म होगी, क्योंकि हमारा फॉर्मूला ही ऐसा बना है कि जो यहाँ पर टर्म होती है वही यहाँ पर टर्म होती है। तो दोस्तों जो यहाँ पर एक्सप्रेशन आएगा वही यहाँ पर आएगा। इसको दोस्तों आप खोलेंगे तो क्या बनेगा दोस्तों, कोस पाई प्लस आयोटा साइन पाई। अब आप जानते हैं दोस्तों जो कोस 180 की वैल्यू होती है वो -1 होती है और जो साइन 180 की वैल्यू होती है वो होती है 0। दोस्तों जो आपका कोस 180 होता है उसकी वैल्यू क्या होती है -1, ये आपने जूनियर क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा। और आपने पढ़ा होगा दोस्तों जो साइन 180 की वैल्यू होती है वो होती है दोस्तों कितनी, 0। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों इसकी वैल्यू तो 0 हो गई और यहाँ पर कोस 180 की वैल्यू आ गई -1। तो दोस्तों जो आपकी प्रोडक्ट थी x1 इंटू x2 इंटू x3 उन सभी की प्रोडक्ट क्या आ गई दोस्तों -1। तो ऐसे करके हमारी ये प्रोडक्ट आ गई -1 और ऐसे करके हमारा दोस्तों आंसर हो गया प्रूफ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये 2 एग्जाम्पल समझ में आए होंगे और डी मोवियस थ्योरम को लगाना आपको आ गया होगा। कल मिलेंगे आगे की वीडियो में जिसमें हम आगे के एग्जाम्पल्स को ट्राई करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।